हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2026 में जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसके नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। आपका परीक्षा का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार रहने वाला है। तो आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर को हल करेंगे, कैसे प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार आपको इनको हल करना है। और हमारे इसी चैनल पर हमने ग्रामर के सभी टॉपिकों का हल कराया हुआ है और अर्धवार्षिक जितने पेपर हैं आपके हल उनका उपलब्ध है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर से संबंधित हम और वीडियो भी आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 80 का रहेगा। जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या भी एक पैसेज आएगा जो कि आपका अनसीन पैसेज होगा। द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया दैट बिगिंस इन द 1960। हरित क्रांति है वो एक ऐसा समय था कृषि में बदलाव का 1960 के दशक में। इट इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। उस समय क्या है भी हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है, उच्च उत्पादकता देने वाले बीज, मॉडर्न इरिगेशन, आधुनिक सिंचाई टेक्निक एंड केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद्यों का, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अनाज का उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया गया। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता से कहते हैं भी मिस्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। तो आप इसे 2 बार जरूर पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो आपके प्रश्न सारे सही होंगे। प्लेड ए क्रूशल रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस बदलाव में इनकी प्रमुख भूमिका थी। द मूवमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन व्हीट एंड राइस कल्टीवेशन इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो भी जो ये मूवमेंट था इसमें मुख्यतः फोकस किस पर था भी, गेहूं और चावल पर था। गेहूं और चावल की कृषि पर था। स्टेट पूछे जाएंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष प्रभाव इसका रहा। एज ए रिजल्ट इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय द 1970। 1970 तक भारत है वो अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इट्स डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स एंडिंग, जो भारत की विदेशों से अनाज आयात करने की जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई। हम सीख पाएंगे कि कैसे प्रश्न आपको इसके अंदर से खोजने हैं। व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 1960 टू 73 मिलियन टन्स बाय 2006। 1960 में जो गेहूं का उत्पादन था वो 11 मिलियन टन था, तो 2006 में कितना हो गया, अभी 73 मिलियन टन हो गया। हाउ ईवर, हालांकि द ग्रीन रिवोल्यूशन हैड सम नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे। ये प्रश्न आया था कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, शायद 9th क्लास में एक प्रश्न आया हुआ है। तो हाउ यूर, हालांकि द ग्रीन, इसमें कौन कौन से थे भी, इंक्लूडिंग डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत पानी था उसमें कमी आई। सोइल डिग्रेडेशन, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो घट गई। इंक्रीज्ड रीजनल इनइक्वालिटी, तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। ये 3 इसके प्रभाव थे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन रेन फेड एरिया डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, तो छोटे किसान थे और जो वर्षा से निर्भर किसान थे उनको इसका कोई लाभ नहीं हुआ। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस द ग्रीन रिवोल्यूशन सेव्ड मिलियन फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखा, कि इसकी कमियों के बावजूद हरित क्रांति ने करोड़ों लोगों को भूख से बचाया। एंड रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री, भारत के जो कृषि इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में साबित हुई। पहला प्रश्न देखो, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, किसे हरित क्रांति का पिता कहते हैं भी, इसमें ये एम एस स्वामीनाथन नाम था आपका, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। 2 नंबर प्रश्न था, विच क्रॉप्स वर प्राइमरली फोकस्ड इन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन, कि किन फसलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अभी हमने पढ़ा था व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस, बी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है, जल्दबाजी करोगे तो जरूर गलत होंगे आपके। When did India became self sufficient in food grain production, तो यहाँ पर देखो भी
यहाँ पर दिया गया है 1970 में। कब तक भी? सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाई 1970 तक बन गया था। हरित क्रांति है, वैसे जीके का प्रश्न है, 1967-68 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हाट वाज वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन? नकारात्मक प्रभाव क्या था भी? इंक्रीज इन फूड इंपोर्ट्स, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। भूमिगत जो पानी है उसका दोहन ज्यादा हो गया। पहला जो पैराग्राफ आने वाला है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे आपके, ये भी आप याद रखना। विच स्टेट्स वर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति में मुख्य कौन कौन से जो राज्य थे वो लाभ प्राप्त किया था? इसमें बी ऑप्शन राइट था, पंजाब और हरियाणा, हमने पढ़ा था, पैराग्राफ में दिया हुआ है। बाय 2006 व्हाट वाज इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन? 2006 तक भारत में गेहूं का उत्पादन कितना हो गया था अभी? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 73 मिलियन, यहां पर दिया हुआ है, बता देता हूं मैं, ये देखो 73 मिलियन। ठीक है, आगे देखो भी, ये अच्छा प्रश्न है एक, आपका अपोजिट या सिमिलर वर्ड जरूर पूछेंगे आपसे। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम। सेम का मतलब समानार्थी शब्द। कन्वर्जन और चेंज। कन्वर्जन होता है बदलाव, चेंज मानी भी क्या होता है? बदलाव। जैसे मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, बदलाना, तो यहाँ पर एक शब्द आया था ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब भी क्या होता है भी? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। हमारे पहली लाइन में ही था ये, देखो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी ये मॉडल पेपर सभी विषयों के अपलोड करवाएंगे। हिंदी का और सामाजिक का हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस होती है निर्भरता, किसी पर डिपेंड रहना। यहाँ पर एक शब्द आया था सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था, अपोजिट बताना था। 2 प्रश्न है, 8 प्रश्न आएंगे पहले पैराग्राफ में, 8 नंबर का आएगा। 2 नंबर पैराग्राफ देखिए भी, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आपको पढ़ना है और आंसर देने। टूरिज्म हैज इमरेज्ड एज वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। जो पर्यटन है वो भारत के अंदर सबसे तेज वृद्धि करने वाला उद्योग है। टूरिज्म भी एक उद्योग है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी, यह भारतीय आय में सहयोग करता है। सिमुलटेनियसली इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रीज कल्चरल फैब्रिक, जो भारतीय संस्कृति है उसको भी प्रभावित करता है साथ साथ में ये। दिस सेक्टर प्रेजेंट्स बोथ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज एंड कंसिडरेबल चेंजेस, ये विशाल अवसर पैदा करता है भारत के लिए और कुछ परिवर्तन है। दैट रिक्वायर्स थॉटफुल कंसिडरेबल, जो चिंतनीय है। इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो स्मृति हैं। डाइवर्स लैंडस्केप, बिखरे हुए क्षेत्र एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, जीवित परंपराएं अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एनुअली, करोड़ों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करती हैं प्रतिवर्ष। टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, टूरिज्म है वो क्या जनरेट करता है अभी? रोजगार जनरेट करता है गाइड्स के लिए, होटल वर्कर्स होते हैं उनके लिए, आर्टिशियन आर्ट जो कलाकार होते हैं उनके लिए, जो होटल में काम करने वाले व्यक्ति उनके लिए, गाइड जो मार्गदर्शन करते हैं ना, जो आए हुए लोगों को घुमाते हैं उनके लिए, ट्रांसपोर्टर्स और जो परिवहन जैसे बस है, ट्रेन है, उनके लिए भी आय का स्रोत है। पार्टिकुलरली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज, विशेष रूप से जो लोकल क्षेत्र हैं, लोकल समुदाय, उनको भी लाभ देते हैं। नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि पर्यटक स्थलों के नजदीक है, जैसे आपका गांव ऐसा जगह है जहां पर कोई झील है, वहां पर टूरिज्म आता है, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो आपके लिए आय का स्रोत है। आप उनको कमरा लेते हैं, वो आपके लिए मान लो कोई सामग्री खरीदते हैं, जो आपको बेनिफिट होता है। फॉरेन टूरिस्ट ब्रिंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी लोग होते हैं उनसे क्या आती है? हमें विदेशी करेंसी आती है, विदेशी पैसा आता है। स्ट्रेंथनिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो इकोनॉमी है उनको मजबूत करते हैं। द इंडस्ट्री आल्सो प्रमोट्स कल्चर एक्सचेंज, इससे सांस्कृतिक विरासत का भी बदलाव होती है। हेल्पिंग प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स,
क्राफ्ट्स एंड फेस्टिवल, जिससे हम क्या करते हैं भी हमारी जो पारंपरिक कला है, हस्तकला, क्राफ्ट्स हैं और फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, उनको भी हम संरक्षित रखते हैं। स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला एंड गोवा हैव प्रोस्पर्ड थ्रू टूरिज्म। राजस्थान, केरला और गोवा हैं वो पर्यटन द्वारा ही विकसित हुए, डेवलपिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज। हाउएवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हैज सीरियस ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स होती है कमियां। यद्यपि अनियंत्रित पर्यटन होगा तो भयंकर कमी आ जाएंगी देश के अंदर। कौन कौन सी भी? पॉपुलर साइट्स लाइक ताजमहल एंड हिल स्टेशन फेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ताजमहल जैसे और जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें पर्यावरणीय कमी आई है, प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है इनके द्वारा, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग और पोल्यूशन, अत्यधिक भीड़ के कारण और प्रदूषण के कारण। द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर समटाइम्स लीड्स टू लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन एज परफॉर्मेंस बिकेम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट। जो कॉमर्शियलाइजेशन होता है, अगर व्यवसायीकरण हो जाए हमारी संस्कृति का, इससे क्या होगा भी हमारी जो शुद्ध परंपरा है वो क्या हो जाएगी भी, केवल उनका मनोरंजन करने वाली रह जाएगी। जो हमारी समृद्ध विरासत है वो केवल उनका मनोरंजन करने के काम में आएगी। लोग इससे क्या है, हमारी संस्कृति तो खराब हो ही रही है। लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन प्राइस इन्फ्लेट टू टूरिस्ट एरियाज। ये भी बहुत मुख्य कारण है। जो स्थानीय समुदाय हैं उनको क्या हो रहा है अभी में एक्सपीरियंस, वो अनुभव कर सकते हैं राइजिंग कॉस्ट, वहां पर जो कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर आपके गांव में विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो पानी है, बोतल है, उसकी कीमत 100 रुपए तक चली जाती है 20 रुपए की जगह, तो उसमें लोकल आपके भी दिक्कत आएगी। एडिशनली सम हिस्टोरिकल साइट्स पर डैमेज फ्रॉम इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर। हमारे जो ऐतिहासिक कई साइट हैं उनसे भी क्या है भी, जो अउत्तरदायी पर्यटक आते हैं व्यवहार से खराब होते हैं उनसे। द गैप बिटवीन टूरिस्ट फोकस डेवलपमेंट एंड लोकल नीड्स कैन क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग रेजिडेंट्स। सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन। सतत पर्यटन है, मतलब पर्यटन करो, घूमने के लिए जो टूरिज्म आते हैं आओ, परंतु पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना कंट्रोल्ड टूरिज्म आना चाहिए। बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद कल्चर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन होता है संरक्षण, इससे क्या होगा भी, संतुलित आर्थिक विकास होगा, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण भी होगा। दिस इंक्लूड्स लिमिटिंग विजिटर नंबर्स ऑफ सेंसिटिव साइट्स, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, इंश्योरिंग लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट फेयरली फ्रॉम टूरिज्म रेवेन्यू, investing in heritage conservation, eco-tourism and rural tourism initiatives can distribute benefits more widely while maintaining cultural authenticity and environmental integrity। अब देखो भी इसमें जो पैराग्राफ में प्रश्न आने वाले हैं वो थ्योरिकल आएंगे, आपको लिखने होंगे। पहले हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। टूरिज्म है लोकल कम्युनिटीज को कैसे फायदा देता है भी, तो इसमें ये आएगा, उनको क्या मिलता है अभी, रोजगार मिलता है। क्या मिलता है अभी, रोजगार मिलता है। तो ऊपर दिया गया इसका उत्तर कि वो, यहां से ये लाइन लिखोगे आप कि टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स होटल, ये लाइन लिख दो यहां पर, ठीक है, पहले की। रोजगार उत्पन्न करते हैं। नेम टू इंडियन स्टेट्स दे हैव प्रोस्पेर्ड थ्रू टूरिज्म। दो भारतीय राज्यों के नाम बताने थे आपको जो पर्यटन के द्वारा विकसित हुए, यहाँ पर आए हुए थे। 3 राज्यों के नाम आए थे, राजस्थान, केरला एंड गोवा। इनमें से 2 का लिख देना आप जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, व्हाट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेज लाइक ताजमहल। कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना किया है ताजमहल जैसे टूरिस्ट प्लेसों ने, तो आप बताएंगे यहाँ पर कहां पर दिया हुआ था, ये इसी लाइन में दिया गया है। पॉपुलर साइट्स लाइक ताजमहल एंड हिल स्टेशन फेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, हाउ कैन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर इफेक्ट ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस। भी अगर संस्कृति का व्यवसायीकरण हो जाए तो इससे जो पारंपरिक जो संस्कृति उस पर क्या प्रभाव पड़ता है भी, ये लाइन यहाँ पर दी गई है।
द कॉमर्शियल ऑफ कल्चर समटाइम्स लीड्स टू लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन एज परफॉर्मेंस बिकेम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट। अगर व्यवसायीकरण हो जाए तो हमारी जो परंपरा है वो क्या हो जाएगी, भी नष्ट हो जाएगी। हम केवल उनका मनोरंजन करने के लिए ही बचेगी हमारी जो संस्कृति है। ठीक है, आगे दिया गया इसमें, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट फेस टू टूरिस्ट एरियाज। कौन कौन सी जो आर्थिक समस्याओं का सामना जो लोकल निवासी होते हैं उनको करना पड़ता है। भी यहाँ पर दिया हुआ था कि लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइसेस इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज। उनकी जो कीमतें हैं सामान की वो वहां पर बढ़ जाएंगी, तो लोकल कम्युनिटीज है उनको क्या होगा, भी नुकसान हो जाएगा, फिर वो खरीद नहीं पाएंगे ऐसी चीजें। व्हाट इज द सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार है वो सतत टूरिज्म क्या है, भी यहाँ पर दिया गया है, सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सिचुएशन द बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद कल्चरल एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ये आपका आंसर था इसमें। और 2% इसमें आने वाले हैं। 7 नंबर का ये पैसेज आएगा, वो राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। सिमिलर वर्ड लिखना है, डैमेज होता है क्षति होना, डिक्लाइन होता है कोई चीज में कमी होना। तो यहाँ पर एक शब्द आया था डिग्रेडेशन। क्या है अभी, डिग्रेडेशन, जिसका अर्थ भी क्या होता है अभी, कमी या अवनति होता है। क्या होता है, कमी या अवनति होता है। अब ये देखो डिग्रेडेशन, ड्रॉबैक भी कमियां होती हैं, परंतु यहाँ डिग्रेडेशन आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको विलोम शब्द लिखना था डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है विनाश। और यहाँ पर एक शब्द आया था प्रिजर्वेशन, संरक्षण, ये इसका आंसर था। सेक्शन बी में देखो भी आप क्या है अभी 3 नंबर प्रश्न है, वो एक सपोज यू आर राधेश्याम राधिका स्टेइंग एट गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर, राइट ए लेटर टू योर फादर। आपके पिताजी को आपको ये लेटर लिखना है, सीकिंग हिज परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय ये स्कूल। आपका स्कूल है वो एक शैक्षिक ऐतिहासिक भ्रमण के लिए जा रहा है, उसके लिए आपको अनुमति लेनी है। सपोज यू आर नया स्टडिंग इन 10th क्लास अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। आपको छात्रवृत्ति की स्कीम के लिए अप्लाई करना है। राइट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल एट प्रिंसिपल, ये जो अपनी दी हुई ईमेल आईडी दी गई .com रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर स्टडी सर्टिफिकेट। तो आपको एक एप्लीकेशन ये लिखना है, मेल जीमेल लिखना है वो प्रिंसिपल को कि आपको क्या उपलब्ध करवाए, भी स्टडी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए, अध्ययन प्रमाण पत्र। और 4 नंबर प्रश्न, ये कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा आपके। 4 नंबर प्रश्न है वो क्या आएगी, भी एक कहानी आएगी, 2 आएंगे, 2 में से एक करना, ये भी 4 अंक की आने वाली है, ये हम लास्ट में सीखेंगे। तो अब देखिए भी ये 2 फ्रेंड्स एंड बेयर वाली याद करिए आना, 2 मित्रों और भालू, बी एंड डो वाली याद करनी है आपको। और 5 नंबर प्रश्न है वो क्या आएगा, भी एक पैराग्राफ लिखना है, कैंपेन फॉर क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के बारे में लिखना है, एक एयर पोल्यूशन के बारे में आया हुआ है। अब हम ग्रामर पोर्शन हल करते हैं। देखो भी हमारे चैनल पर जितने भी 10वीं क्लास के 2003 के बाद में पेपर हुए ना, उनके सबके ग्रामर पोर्शन का हल उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, टीचर एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग। अब देखो भी सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो हमने बताया हुआ है हमारे चैनल पर पहले ही, बिफोर का मतलब पहले होता है, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, बाद में क्या आता है, भी पास्ट सिंपल टेंस आता है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, रिंग रेंग रंग, या सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपको क्या बनना पड़ता है, भी हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ती है। तो एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, भी एक्सप्लेन्ड। याद रखना बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो आपको पहले हेड थर्ड लगाना पड़ेगा और बाद में सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है, बिफोर आफ्टर का वाक्य है, 100% आएगा आपकी। तो याद रखना आफ्टर आया था ना यहाँ पर, तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आती है, अगर बिफोर के पहले हेड थर्ड आती है तो यहाँ आपको हेड एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। दोनों प्रश्न देखो भी, आई नॉट सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ, आई हैव नॉट सीन, मैं इतनी सुंदर पेंटिंग मेरी जिंदगी में कभी नहीं देख चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है, भी उसका प्रभाव अभी भी है,
तो यहाँ पर हैव हैज हैव का प्रयोग होगा। आई के साथ में हैव आता है, आई हैव नॉट सीन। देख चुका था नहीं, देख चुका हूं। ठीक है, आई हैव नॉट सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, रजनी वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2015। यहाँ पर देखो भी सिंस फोर का प्रयोग हुआ है, समय आया हुआ है। अगर आप याद रखना समय से पहले सिंस फोर आ जाता है तो वहां पर आप हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रजनी के साथ में क्या आएगा अभी, हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है आपको, भी आईएनजी लगाना पड़ता है, वर्किंग आ जाएगा। याद रखना फोर सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। बाय नेक्स्ट ईयर सुरेश कंप्लीट हिज 10th क्लास। बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया अगले साल तक। बाई प्लस में टाइम आया हुआ है, अगर बाई प्लस में टाइम आ जाता है तो वहां पर आप विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। सुरेश के साथ में क्या आएगा अभी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट क्या होगी, कंप्लीटेड। क्या होगा अभी, कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, ये 4 नंबर के टेंस आने वाले हैं आपके। 2 नंबर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है वो आने वाला है। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अगर वाक्य के आरंभ में ईच या एवरी आ जाता है तो वहां पर सिंगुलर क्रिया आती है तो है जाएगा यहाँ पर। नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नाइदर नोर आ जाए, आइदर और आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए। तो इस कर्ता के अनुसार, दूसरे कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। हिज फ्रेंड्स ज्यादा है ना तो यहाँ पर आएगा नो, नोज नहीं आएगा, ऐसी इस वर्ग में नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी आपके इसमें, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ये 2 सेंटेंस दिए गए, इनको सो दैट से जोड़ना है। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। वह इतना थक चुका है कि वो आगे नहीं चल सकता। तो आप यहाँ पर वेरी की जगह लगाओगे भी सो लगाओगे। ही वॉज सो टायर्ड, सो टायर्ड। अब दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाओगे भी, दैट लगाओगे। और अब ये वाक्य सेम का सेम पूरा लिख दोगे। यहाँ पर ही है, वो एक स्मॉल लेटर में लिखेंगे एच को, ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर देखो भी, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़का है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। ही वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। हु से इसको जोड़ना है, तो हु किसके लिए आता है भी, व्यक्ति के लिए आता है, तो व्यक्ति के पास ही इसको बिठाना है आपको। द बॉय, अब यहाँ पर हु लगाओगे, हु। अब यहाँ पर जो दूसरे वाक्य में करता होता है वो हु के लड़के के लिए प्रयोग हुआ है, इसको हटा दो। ये सेंटेंस इसका आगे लिखो, हु वन, लड़का जिसने द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये बचा हुआ सेंटेंस है ना, आगे लिख दोगे इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर पैसिव वॉइस आपकी 1 नंबर की आने वाली है। एक ही सेंटेंस आएगा, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर हिज देयर हार्डवर्क। अध्यापक ने बच्चों की कठिन मेहनत के लिए प्रशंसा की। तो कर्ता यहाँ पर टीचर है, वर्ब है प्रेज्ड, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है। ये क्या है भी, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है भी, द स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। फिर क्या भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ वाज वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो क्या आएगा भी, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड क्या होती है भी, प्रेज्ड ही होती है, प्रेज्ड। स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर फॉर देयर, आगे लगा दो फॉर देयर हार्ड वर्क, देयर हार्ड वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस आने वाला है। एक ही वाक्य आएगा 1 नंबर का। द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉइज व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट। देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। द मैनेजर क्या लिखोगे भी, मैनेजर लिखोगे, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, ये चेंज करना है आपको। द एम्प्लॉय का द एम्प्लॉय आ जाएगा।
दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसी का प्रयोग नहीं होगा। डब्ल्यू का डब्ल्यू आएगा, वाई का क्या आ जाएगा अभी, वाई आ जाएगा। डब्ल्यू छोटा लिखना है। अब यहाँ पर करता कौन है, यू चेंज होगा इंप्लॉय के अनुसार, इंप्लॉय एक ही है अभी, ही है वो चेंज होगा हेड में, ही हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट, द रिपोर्ट येट। अब देखो भी आपकी जो बुक है उसके अंदर से पैसेज आने वाला है, तो यहाँ पर देखो भी रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये प्रश्न सारे सही हो जाएंगे आपके। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से आया हुआ है कि जब से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई अवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरी जो स्वतंत्रता के प्रति भूख थी वह मेरे लोगों की स्वतंत्रता के प्रति भूख बन गई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माई लाइफ। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। हम प्रश्न हल कर लेते हैं। देखो भी, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द स्पीकर ज्वाइन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको जो वक्ता है उसने ज्वाइन किया था अभी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। या बी ऑप्शन इसमें राइट था आपका। व्हाट डिड द स्पीकर नो अबाउट द पीपल, अब स्पीकर है लोगों के बारे में क्या जानता है अभी, कि वो कंप्लीटली फ्री हैं, नॉट फ्री हैं, पजल्ड हैं, क्रिमिनल हैं, तो इसमें दिया गया नॉट फ्री। जो लोग हैं वो क्या है अभी, आजाद नहीं हैं। देखो, आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे मैं जानता हूं मेरे जो आदमी हैं, मेरे जो लोग हैं देश के, वो आजाद नहीं है, या नॉट फ्री आएगा। ये आपने 2-3 बार पढ़ लिया होगा। प्रश्न उत्तर हल करते हैं। देखो भी, व्हाट डिड द स्पीकर हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम टर्न इनटू, जो कवि की जो पर्सनल भूख थी स्वतंत्र प्रति, वो किसकी भूख बन गई भी, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। ये हमने अभी पहले दूसरे लाइन में पढ़ा था, लोगों की स्वतंत्रता के प्रति भूख बन गई। या फिर ये आएगा माय पीपल। आगे देखो भी, हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज स्पीकर, जो स्वतंत्रता की इच्छा थी इसने कवि को किस प्रकार चेंज कर दिया अभी, टीचर में बदल दिया। वेल दी मैन ए बोल्ड मैन रेडी टू सैक्रिफाइस, बी ऑप्शन राइट था, एक बहादुर व्यक्ति बना दिया उनको जो बलिदान कर सके, यहां पर दिया गया है। देन पीपल चेंज लिव्स डिग्निटी एंड ट्रांसपोर्ट, देखो यहां पर देखो भी, दैट ट्रांसपोर्ट ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, एक डरपोक आदमी को एक साहसी आदमी में बदल दिया। आगे क्वेश्चन दिया गया है अभी, व्हाट क्वालिटीज डिड द स्पीकर वांट हिज पीपल टू लिव विद, किन योग्यताओं या किन गुणों के साथ में स्पीकर चाहता है कि मेरे लोग हैं वो जीवन जीवें। तो यहां पर एक आया हुआ है कि विद सेल्फ डिग्निटी, पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपना जीवन है वो डिग्निटी और अपने आत्मसम्मान के लिए जिए, ये डिजायर थी। यहां से लिखना है आप, यहाँ पर माई की जगह आपको हिज करना है, वक्ता के लिए गया भी हिज का प्रयोग करना है। लास्ट प्रश्न है, व्हाट कंपैरिजन डिड द स्पीकर यूज टू एक्सप्लेन सैड सफरिंग, किस प्रकार का कंपैरिजन यहाँ पर कवि है या वक्ता है वो यूज करता है। एक शेयर्ड सफरिंग होती है कि दुखों को बांटना के लिए, दुख जैसे बांटते हैं, यहां पर लिखोगे द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी व्यक्ति पर जो बात जंजीरें हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन मी, उन लोगों पर अगर कोई दुख है वो मेरे दुख हैं। ये लाइन आपको यहां पर लिखनी है। इसके अथवा में एक पैसेज आने वाला है, ये लेंचो वाले पार्ट से आया हुआ है। ये आपने पहला पार्ट लेटर टू गॉड वाले में आपने जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर पहला है, हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, किस व्यक्ति ने लेंचो को पत्र दिया था अभी, तो ये तो आपको पता ही है, द पोस्ट मास्टर। कौन था अभी वो, पोस्ट मास्टर था या पोस्टमैन था, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, पोस्टमैन कौन था अभी, पोस्टमैन। यहाँ बी ऑप्शन है, आपका क्या होगा अभी राइट होगा। वेयर डिड लेंचो गो फॉर ए पेपर, पेपर के लिए लेंचो कहां पर गया था अभी,
तो यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको, मिस्टेक ही कुड लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर। विंडो खिड़की के पास गया था, तो ये ऑप्शन राइट होगा, टू द विंडो। वो कागज लेने के लिए कहाँ गया था, ये लिखना है। हु कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, गलती कौन नहीं कर सकता, लेंचो कहता है कि भगवान है वो गलती नहीं कर सकता। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, भी राइट होगा। यहाँ दिया हुआ था गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। और ये आगे दिया गया है व्हेन डिड लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वो कब आया था अभी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, संडे। ठीक है। वेयर डिड लेंचो गो इमीडिएटली आफ्टर काउंटिंग द मनी, धन को गिनने के बाद में लेंचो तुरंत कहां पर गया, कहां पर गया था लेंचो भी, यहां पर दिया गया है। इसमें यही आंसर लिखोगे आप कि लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। ठीक है, वह पत्र लिखने के लिए गया। इसमें प्रश्न देखो, व्हाई डिड लेंचो रिंकल हिज ब्रो व्हाइल राइटिंग द लेटर, लेंचो जो पत्र लिख रहा था उसकी भौहें क्यों चढ़ी हुई थी भी, क्योंकि ही वाज एंग्री, वह नाराज था। यहां पर क्या लिखोगे भी, ही बिकेम एंग्री, ये इतना लिखोगे आप। सो लेंचो रिंकल्ड हिज ब्रो व्हाइल राइटिंग द लेटर। आगे देखो भी 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न आपका है, उसमें से आपको 3 प्रश्न करने, 4 में से 2 अंक के आने वाले हैं। वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एन ए वो डायरी क्यों रखना चाहती है भी, इसका उत्तर आप लिखोगे एन ए बिलीव्ड, एन ए विश्वास करती है, दैट शी डजंट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स, कि उसका कोई भी नजदीकी सच्चा दोस्त नहीं है, होम शी कैन कन्फाइड इन, जो उससे वार्तालाप कर सके, उसकी दुख है सुख है उनको बांट सके, इसलिए वह डायरी को रखती है। मोस्ट प्रश्न है, जरूर देखने को मिल सकता है आपको। इन व्हाट वे डिड द फैमिली हेल्प द यंग सीगल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ये फर्स्ट फ्लाइट से आया हुआ है कि किस तरीके से जो यंग सीगल है उसका परिवार है उसकी प्रथम उड़ान में हेल्प करता है। आप बताएंगे द फैमिली हेल्प द यंग सीगल बाय इनकरेजिंग, परिवार है उसने यंग सीगल की सहायता की, बाय इनकरेजिंग हिम विद वर्ड्स, शब्दों से उसका उत्साह बढ़ाकर, एंड बाय सेटिंग ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी तैर कर उन्होंने दिखाया कि इस प्रकार आप तैरो तो तैर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, 4 में से 3 ही करने होते हैं आपको। व्हाट डज द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो एल्डर्स हैं गोवा के अंदर वो किसके प्रति नॉस्टैल्जिक हैं भी, आप बताएंगे गोवा एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पुर्तगालीज इरा इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल ब्रेड लॉज एंड फेस्टिवल्स एंड देयर कल्चर, उनके जो पारंपरिक ब्रेड है, लॉज एंड त्योहार हैं और जो संस्कृति है उनके प्रति। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, ओटर का नाम मैक्सवेल ओटर क्यों पड़ा भी, आप बताएंगे ओटर वाज नेम्ड मैक्सवेल ओटर बिकॉज ही इट बिलोंग टू टाइप ऑफ स्मूथ कोटेड ओटर प्रीवियसली अननाउन टू साइंस, ये आप लाइन यहाँ पर लिख देंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग 2 क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, अब आपको 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न करना है, 3 अंक का आएगा। ठीक है। व्हाट इज नाउन अबाउट द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है भी, आप बताएंगे द फर्स्ट सर्मन आल्सो नाउन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ एज डिलीवर्ड बाय बुद्धा एट बनारस आफ्टर अचीव्ड इनलाइटमेंट, दूसरा नाम क्या बताओगे भी, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। डिस्क्राइब द पॉपुलर लेजेंड्स एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में जो मुख्य प्रसिद्ध लेजेंड्स हैं उनको बताना है आपको, क्या क्या कथाएं चल रही हैं भी। टी फ्रॉम आसाम से लिया गया है। 2 पॉपुलर लेजेंड्स एक्सप्लेन इन डिस्कवरी ऑफ टी, चाय के बारे में 2 कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहले इंडियन लेजेंड, भारतीय लेजेंड क्या है भी, द बुद्ध धर्म, ए बुद्धिस्ट मॉन्क, एक सन्यासी था बुद्धिस्ट, हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, जिसने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी, एंड फ्रॉम विच टी प्लांट्स ग्रू, इनसे चाय के पौधा है वो उगा या उगे। एंड द चाइनीज लेजेंड, एक चाइना की जो कहावत है इंपरर शेन नंग के बारे में है, हुज बॉइलिंग वाटर वाज एक्सीडेंटली फ्लेवर्ड व्हेन लीव्स फेल फ्रॉम ए नियर बाई ट्री, एक नजदीकी पेड़ था उसकी पत्तियां कुछ
जो पानी उबाल रहा था उसमें गिर गई थी, तो उनसे क्या हुआ, अभी कोई टेस्ट पैदा हुआ तो चाय की उत्पत्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ है, आंसर एनी ऑफ द फ्लोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको दो में से एक प्रश्न करना है 60 शब्दों में। व्हाट इज लोमोज क्लेम अबाउट द ऑक्शन मीडोज। द प्रपोजल पार्ट से आया हुआ है, प्रपोजल पार्ट जरूर याद करके जाना। इसमें से दो बड़े प्रश्न आएंगे, दो में से आपको एक करना है। जो ऑक्शन मीडोज हैं उनके बारे में लोमो के क्या दावे हैं, तो आप बताएंगे इसमें। लोमोज क्लेम दैट द ऑक्शन मीडोज बिलोंग टू हिज फैमिली। वो कहता है कि जो ये ऑक्शन मीडोज हैं वो उसके परिवार के हैं। बिकॉज इज आंट्स ग्रैंड मदर, क्योंकि उसकी जो आंट्स चाची की जो दादी माँ थी, नानी थी, गेव द यूज ऑफ लैंड टू चोकोबो फैमिली पीजेंट्स। जो चोकोबो परिवार था उनको किसानी के लिए दिया करती थी। हु वर टू मेक ब्रिक्स फॉर द लोमोज इन एक्सचेंज। जो लोमो के लिए क्या बनाते थे, भी ईंटें बनाते थे बदले में। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालया। नतालया का कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं आपको, लोमो का पूछ सकते हैं, ये जरूर प्रश्न बनेगा आपका 100%। आपको दोनों का कैरेक्टर स्केच याद करके जाना है। इसमें क्या कर रहे हैं अभी, नतालया इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक मजबूत इच्छा वाली, क्वालसम झगड़ालू एंड इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। हु डेस्परेटली वांट टू गेट मैरिड, वह लोमो के साथ में शादी करना चाहती है, बट इज हेल्ड बैक, पीछे हट जाती है भाई हर आर्ग्यूमेंटिव नेचर, अपने झगड़ालू प्रकृति की वजह से, एंड इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, वाई रीड एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड, ये आपके पोइम से आया हुआ है। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the full moon shines in the sky still open. Where does the poetess sit? Poetess कहाँ पर बैठी हुई? I sit inside. I sit inside. यहाँ पर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। What is the poetess doing? Poetess क्या कर रही है अभी? आप लिखेंगे the poetess writing long letters। लिखेंगे द पोइटेस डूइंग की जगह लिखोगे राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। हाउ इज द स्काई, स्काई आकाश कैसा है अभी, आप बताएंगे द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन, आकाश में चंद्रमा है वो चमक रहा है। इसके थ्रू हम प्रश्न एक और आया हुआ है पैसेज, इनमें से दो में आपको एक ही करना है। पिस्टल इन हिज हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ही हेल्ड इन हिज teeth a cutlass bright, his beard was black, one leg was wood, उसकी दाढ़ी काली है, एक पैर है वो लकड़ी का। it was clear that the pirate meant no good, जो समुद्री डाकू है उसका जो इरादा है वो अच्छा नहीं है। what does the pirate hold in teeth, दांतों में उसने क्या पकड़ा हुआ अभी, cutlass bright, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। what was unusual about pirate leg, जो समुद्री डाकू है उसके पैर के बारे में एस माने क्या अभी, आप लिखेंगे वन लेग वाज वुड, इट वाज अनयूजुअल अबाउट द पायरेट्स लेग, उसका एक पैर लकड़ी का है, ये क्या है अजीब है। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द पायरेट्स इंटेंशन, कवि है वो समुद्री डाकू के इरादा कैसे व्यक्त करता है अभी, आप बताएंगे द पोएट सजेस्ट अबाउट द पायरेट्स इंटेंशन वाज नॉट गुड, अंत में क्या लिखोगे भी, वाज नॉट गुड। यहां से स्टार्ट करोगे, द पोइट सजेस्ट अबाउट पायरेट्स इंटेंशन वाज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, आंसर एनी टू ऑफ फ्लोइंग द 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न आएंगे आपको, 2 करने, ये पोइम से आने वाले हैं। हाउ डज द टाइगर स्पेंड इट्स लाइफ इनसाइड द जू, टाइगर है वो चिड़ियाघर में अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है भी, ये प्रश्न मोस्ट है। टाइगर इन द जू कविता से आया हुआ है, द टाइगर स्पेंड्स इट्स लाइफ इन जू बाय फेसिंग साइलेंटली इनसाइड ए स्मॉल कंक्रीट सेल, वह अपना जीवन है वो चुपके से छोटी सी कंक्रीट सेल, जो सीमेंट की बनी हुई सेल है, कोठरी है, उसमें घूमता रहता है। इट्स मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड एंड लेकिंग द फ्रीडम ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, वह प्राकृतिक आवास की स्वतंत्रता है उसकी कमी महसूस करता है। इट स्पेंड्स इट्स डे एंड नाइट कन्फाइंड, वह अपने दिन और रात जेल में बिताता है। ओपन स्टेयरिंग एट द स्टार्स ऑफ लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ जू, वह तारों को घूरता रहता है। तो ये मोस्ट प्रश्न है। व्हाई डज द पोएट से दैट नो वन विल बी सैड, कवि ये क्यों कहता है
कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। एन ग्रेगरी पार्ट से लिया गया है। द पोइट सेज नो वन विल बी सैड बिकॉज इट इज होपफुल, वह आशावादी है, स्टेटमेंट है उसका, दैट गॉड विल लव एन फॉर हर इनर क्वालिटीज, गॉड है वो एन की जो आंतरिक गुण है उनसे प्रेम करेगा, रिगार्डलेस ऑफ हर आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी दिखावे को ना देखकर। व्हाट डज द पोइट से, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, कवि क्या बताना चाहता है कि लड़का है बॉल के खो जाने से क्या सीखता है। द पोइट सेज द बॉल इज लर्निंग अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो क्षति है उसके बारे में सीख पाता है, विच मीन्स ही इज कमिंग टू अंडरस्टैंड, वह ये समझ पा रहा है दैट लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, जो हानि है वो जीवन का एक हिस्सा है, एंड वन मस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन फॉर्म, आदमी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि दुख आते रहते हैं, उसके बाद में सुख भी आएंगे। तो 17 नंबर प्रश्न है, उसमें आपको एक प्रश्न करना है, ये भी पोइम से आएगा। 3 नंबर का 2 आएंगे प्रश्न। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल टाइगर आर डिस्क्राइब्ड इन द पोइट, बंगाल टाइगर की क्या विशेषताएं बताई गई हैं भी। द पोइट डिस्क्राइब द बंगाल टाइगर एज ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, कवि है बंगाल टाइगर को एक श्रेष्ठ जंगली जानवर के रूप में परिभाषित करता है, विद येलो कोट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, उसके पीले रंग का कोट टाइप में है और काली धारियां हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो विशेषताएं हैं, इंक्लूडिंग बीइंग पावरफुल, शक्तिशाली है, फियस भयानक है वो, मैजेस्टिक शानदार है, एंड ब्यूटीफुल सुंदर है, विद कमांडिंग प्रेजेंस एंड वार्निंग ग्राउल, एक चेतावनी भरी जो ग्राउल है उसकी उससे। वाई डज अमांडा मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम, अमांडा है वो अधिकतर समय में मूडी क्यों रहती है, तो अमांडा पार्ट से लिए गए इसमें आप बताओगे अमांडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ टाइम, अमांडा है वो अधिकतर समय में आपको मूडी दिखाई देगी, बिकॉज शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड, वह क्योंकि वह हताश है, एंड मिसअंडरस्टूड, और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके, ड्यू टू हर मदर्स कॉन्स्टेंट रेगिंग एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि उसकी माँ के जो लगातार मनाही की जा रही है और जो कठोर जो नियम है उनसे वह क्या हो रही है अभी असंतुष्ट है। आंसर एनी ऑफ 2 ऑफ फ्लोइंग द 3 क्वेश्चन, ये आपके रिपीट रीडर जो बुक है उसमें से आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, आपको 2 करने। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, कौन है वो पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है अभी। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ लिया गया है, आप बताएंगे द मार्शियन, मंगल करेंगे जो लोग हैं वो, लीड बाय द एरोगेंट कमांडर थिंक टैंक, उनका जो कमांडर है थिंक टैंक वो क्या कर रहा है अभी पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। ये प्रश्न मोस्ट है, आपको देखने को मिलेगा। वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल, अब भोली के माता पिता हैं उन्होंने बिशंबर के साथ में शादी का प्रस्ताव स्वीकार क्यों कर लिया था। आप बताएंगे बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल प्राइमरली फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको आर्थिक सुरक्षा महसूस हो रही थी, एंड द फियर दैट शी वुड अदरवाइज रिमेन अनमैरिड, उन्हें ये भी डर था कि उससे और कोई शादी नहीं करेगा तो वो क्या रह जाएगी, अविवाहित रह जाएगी। मोस्ट प्रश्न है, बार बार आता है ये पेपर में, याद करके जाना। आगे दिया गया वाइज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट टर्की, टर्की के बारे में चिंतित क्यों है अभी, ए ट्रिप ऑफ सर्जरी की दी गई है, तो मिसेज पंफ्रे इज वरीड अबाउट टर्की बिकॉज हिज हेल्थ हैज डिटेरियोरेटेड, क्योंकि उसका स्वास्थ्य है वो गिर गया है, कमजोर हो गया है। 19 नंबर प्रश्न है वो भी आपका रिपीटेटर से आने वाला है, 2 आएंगे, 2 में से आपको क्या करना है अभी एक ही करना है। पहला प्रश्न थीप स्टोरी से आया हुआ है, डिस्क्राइब अनिल्स लाइफस्टाइल, अनिल के लाइफस्टाइल के बारे में बताना है आपको। हाउ डज ही मेक मनी, वह धन कैसे कमाता है ये भी आपको बताना है। तो अनिल ए कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी थीप स्टोरी लिव्स ए सीमिंगली केयरफ्री, वह एक केयरफ्री मोडेस्ट एंड समवॉट इरेगुलर लाइफस्टाइल, उसका अनियमित लाइफस्टाइल है, ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय द नेरेटर कौन है भी हरी सिंह, एज बीइंग इजी डूइंग एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, वह एक इजी डूइंग गोइंग व्यक्ति है और कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सरल इंसान है बिल्कुल। अनिल्स अर्न्स मनी थ्रू फ्रीलांसिंग एंड राइटिंग फॉर मैगजीन्स, ये प्रश्न मोस्ट है। अनिल है वो अपना धन है वो फ्रीलांसिंग के द्वारा और मैगजीन लिखकर अर्जित करता है। हाउ आर मैक्स एंड ओसोबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैक्स और ओसोबल हैं वो एक दूसरे से भिन्न कैसे, मिडनाइट विजिटर से लिया गया ये,
इसमें आप बताएंगे कि ओसोबोल इज फिजिकली अनइम्प्रेसिव। ओसोबोल है वो शारीरिक रूप से अप्रभावशाली है, फैट मोटा है, एंड शॉर्ट मैन छोटा व्यक्ति है हाइट में, हु रिलाइज ऑन हिज शार्प माइंड वह अपने तेज दिमाग पर निर्भर करता है, विट बुद्धि पर, एंड क्यूक थिंकिंग उसकी जो सोचने की क्षमता है वो क्यूक थिंकिंग है, टू आउट मार्ट एनिमीज। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विरुद्ध में मैक्स है, ये प्रश्न मोस्ट है, याद करके जाना। मैक्स है इज फिजिकली इम्पोजिंग स्पाई, वह शारीरिक रूप से क्या लगता है भी एक जासूस लगता है, हु यूजेज हिज गन वह अपनी गन को काम में लेता है, मोर डायरेक्ट फोर्सफुल अप्रोच बट अल्टीमेटली फॉल्स प्रे टू ओसोबोल्स मेंटल ट्रिकी। अंत में वो क्या होता है भी ओसोबोल की जो मेंटल ट्रिकरी है, जासूसी है, उसमें वह फंस जाता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, वो आपके रिपीटेटर से आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं। व्हाट डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक, ग्रिफिन ने कौन सी खोज की थी भी, ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजुअल वह अपना आप को अदृश्य कर सकता था। इसमें 5 प्रश्न आए हुए हैं, 5 अंक के। व्हाट वाज द फर्स्ट कलेक्शन दैट स्टार्टेड इब्राइट साइंटिफिक जर्नी, उन्होंने वैज्ञानिक यात्रा के लिए कौन सी चीजों का कलेक्शन किया था भी, बटरफ्लाइज शुरुआत में। व्हाट वाज द हॉर्न्स डोबे प्रोफेशन, लॉक स्मिथ वह क्या करता था भी, लॉक बनाता था, उसका व्यवसाय के बारे में पूछा गया। व्हाट डज मैटिल्डा ब्रो फॉर द बॉल, उसने क्या खरीदा था भी, ए नेकलेस, उधार लिया था, क्या उधार लिया था भी, नेकलेस उधार लिया था पार्टी के लिए। व्हाट डज वॉली एस्पायर टू बिकेम आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिशंबर, अब वॉली ने बिशंबर की से शादी करने से मना करने के बाद में क्या सपने लिए थे भी, ए टीचर। धन्यवाद।